पाकिस्तान ने दूसरी बार अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीत लिया है। टीम ने रविवार को खेले गए फाइनल में भारत को 191 रन से हरा दिया। दुबई के आईसीसी एकेडमी में पाकिस्तान ने समीर मिन्हास की शानदार पारी के दम पर भारत के सामने 348 रन का बड़ा लक्ष्य रखा। जवाब में भारतीय टीम 26.1 ओवर में 159 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। ओपनर वैभव सूर्यवंशी 26 रन ही बना सके। दीपेश देवेंद्रन ने सबसे ज्यादा 36 रन बनाए। पाकिस्तान की ओर से अली रजा ने 4 विकेट झटके, जबकि मोहम्मद सयाम, हुजैफा अहसान और अब्दुल सुभान को 2 से 2 विकेट मिले। इससे पहले भारतीय कप्तान आयुष मात्रे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। पाकिस्तान ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 347 रन बनाए। टीम के लिए समीर मिन्हास ने शानदार शतक जड़ा। उन्होंने 113 गेंदों पर 172 रन की दमदार पारी खेली। अहमद हुसैन ने 56 रन का योगदान दिया। भारत की ओर से दीपेश देवेंद्रन ने 3 विकेट लिए, जबकि खिलन पटेल और हेनिल पटेल को 2 से 2 विकेट मिले। कनिष्क चौहान ने 1 विकेट हासिल किया। भारत आयुष मात्रे कप्तान, वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा, आरोन जॉर्ज, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू विकेटकीपर, कनिष्क चौहान, खिलन पटेल, दीपेश देवेंद्रन, किशन कुमार सिंह और हेनिल पटेल। पाकिस्तानर फरहान यूसुफ कप्तान, समीर मिन्हास, उस्मान खान, अहमद हुसैन, हमजा जहूर विकेटकीपर, हुजैफा अहसन, नकाब शफीक, मोहम्मद शायान, अली रजा, अब्दुल सुभान, मोहम्मद सयाम। सीएम योगी ने प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने रविवार को किसानों के लिए 6% ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने का ऐलान किया। फिलहाल किसानों को यूपी सहकारी ग्राम विकास बैंक से 11.50% ब्याज दर पर लोन मिलता है। योगी के ऐलान के बाद किसानों को सस्ते दर पर लोन मिलेगा। बचा हुआ हिस्सा सरकार चुकाएगी। योगी के ऐलान से करीब 2 करोड़ लघु और सीमांत किसानों को फायदा होगा। किसानों को यह फायदा मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना तहत दिया जाएगा। दरअसल यूपी में करीब 2.86 करोड़ किसान हैं। इसमें 78% सीमांत और 14% छोटे किसान हैं। 1 हेक्टेयर से कम जमीन वाले किसानों को सीमांत और 1 से 2 हेक्टेयर के बीच जमीन वाले अन्नदाताओं को लघु किसान कहा जाता है। सरकार का फोकस इसी वर्ग पर है, क्योंकि कुल किसानों में 92% भागीदारी इनकी ही है। इससे पहले योगी ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में युवा सहकार सम्मेलन और यूपी कोऑपरेटिव एक्सपो 2025 का शुभारंभ किया। एक्सपो 31 दिसंबर तक चलेगा। इसका मकसद सहकारिता क्षेत्र की उपलब्धियों, नवाचारों और भविष्य की योजनाओं को एक ही मंच पर लाना है। योगी की घोषणा को किसान हित में बड़ा कदम माना जा रहा है। इस योजना के तहत ब्याज दर का बचा हुआ भार राज्य सरकार की ओर से भरा जाएगा। इससे जहां किसानों पर ऋण का बोझ कम होगा, वहीं सहकारी बैंकिंग प्रणाली को भी मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने और किसानों की आय में स्थिरता लाने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा एलडीबी के माध्यम से 6% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा को किसान हित में बड़ा कदम माना जा रहा है। इस योजना के तहत ब्याज दर का शेष भार राज्य सरकार वहन करेगी। इससे एक ओर जहां किसानों पर ऋण का बोझ कम होगा, वहीं दूसरी ओर सहकारी बैंकिंग प्रणाली को भी मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने और किसानों की आय में स्थिरता लाने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। असम दौरे के दूसरे दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने डिब्रूगढ़ में अमोनिया यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया, जिसकी सालाना उत्पादन क्षमता 12.7 लाख टन होगी। यह यूनिट 2030 तक चालू हो जाएगी। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पहले किसानों को खाद के लिए लाठियां खानी पड़ती थीं। जो काम कांग्रेस को उस समय करना था, उसने नहीं किया। इसलिए मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को कांग्रेस ने ही बसाया है और कांग्रेस ही उन्हें बचा रही है, सर का विरोध कर रही है। विलुप्तीकरण और वोट बैंक के इस कहर से हमें असम को बचाकर रखना है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि असम की पहचान और सम्मान की रक्षा के लिए भाजपा फौलाद बनकर खड़ी है। इससे पहले पीएम ने गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी में क्रूज पर 25 बच्चों के साथ करीब 45 मिनट परीक्षा पे चर्चा भी की। मोदी ने नामरूप में ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्प लिमिटेड (BVFCL) के मौजूदा परिसर में नए फर्टिलाइजर यूनिट की आधारशिला रखी। पीएम मोदी परीक्षा पे चर्चा के बाद शहीद स्मारक पहुँचे, जहाँ 1985 में अवैध प्रवासियों के खिलाफ असम आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने आंदोलन के पहले शहीद खरगेश्वर तालुकदार की प्रतिमा पर माला चढ़ाई। 6 साल तक चले आंदोलन के 860 शहीदों की याद में यहाँ एक दिया हमेशा जलता रहता है। 170 करोड़ रुपए की लागत से बने इस स्मारक में पानी के कुंड, ऑडिटोरियम, प्रेयर रूम, साइकिल ट्रैक और साउंड एंड लाइट शो जैसी सुविधाएं हैं, जो असम आंदोलन और राज्य के इतिहास के विभिन्न पहलुओं को उजागर करेगा। हमारा लक्ष्य असम को उतना ही शक्तिशाली बनाना है, जितना वह सदियों पहले अहोम राजवंश के समय था।
हमारे किसानों को खाद की सप्लाई मिलती रहे। डिब्रूगढ़ का यह फर्टिलाइजर प्लांट किसानों की जरूरत को पूरा करेगा। इसमें 11,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे। जब देश के कई हिस्सों में खाद की आपूर्ति चुनौती बनी और पुरानी टेक्नोलॉजी खत्म होती गई, तो ऐसे समय में तब की कांग्रेस सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। एक समय किसानों के क्या हालात थे। यूरिया के लिए किसानों को लाइनों में घंटों घंटों तक लगना पड़ता था। यूरिया की दुकानों पर पुलिस लगानी पड़ती थी। पुलिस किसानों पर लाठी बरसाती थी। भारतीय रेलवे ने लंबी दूरी की यात्रा के लिए किराए में बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह नया किराया 26 दिसंबर 2025 से लागू होगा। 215 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करने वाले यात्रियों को अब हर किलोमीटर के लिए 1 से 2 पैसे अतिरिक्त चुकाने होंगे। रेलवे का अनुमान है कि इस बदलाव से उसे सालाना 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई होगी। हालांकि 215 किलोमीटर से कम दूरी की यात्रा करने वालों और मंथली सीजन टिकट होल्डर्स के किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेलवे ने छोटे रूट पर यात्रा करने वाले करोड़ों यात्रियों को राहत दी है। 215 किलोमीटर से कम के सफर पर किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इसका मतलब है कि कम दूरी की यात्राएं पहले की तरह ही सस्ती बनी रहेंगी। इसके अलावा रोजाना सफर करने वाले यात्रियों के लिए भी राहत की खबर है। रेलवे ने सबर्बन, उपनगरीय ट्रेनों और मंथली सीजन टिकट की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। इससे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों में लोकल ट्रेनों से सफर करने वाले लाखों यात्रियों पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। रेलवे मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक यह किराया बढ़ोतरी ऑपरेशनल कॉस्ट, परिचालन लागत में हो रही वृद्धि और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए जरूरी है। रेलवे लगातार अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने, नई ट्रेनें चलाने और स्टेशनों के आधुनिकीकरण पर काम कर रहा है। इस किराया बढ़ोतरी से मिली 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय का इस्तेमाल इन्हीं कामों में किया जाएगा। यह देश का दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है और इसके नेटवर्क को मेंटेन करने में भारी खर्च आता है। इससे पहले इसी साल 1 जुलाई को सरकार ने रेल किराए में बढ़ोतरी की थी। तब नॉन एसी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और एसी क्लास के किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की थी। वहीं इससे पहले 2020 में यात्री किराया बढ़ाया था। यूपी भाजपा की लखनऊ में सत्र को लेकर बड़ी बैठक हो रही है। इसमें विधायकों, जिलाध्यक्षों और जिला प्रभारियों को बुलाया गया है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हो रहे कार्यक्रम को सीएम योगी, यूपी भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग भी मौजूद है। कार्यशाला में नेताओं को बताया जाएगा कि समय सिर्फ 4 दिन बचे हैं, इसलिए भाजपा से जुड़े लोगों को जल्द से जल्द नाम जुड़वाने के लिए अलर्ट रहें। 31 दिसंबर को लिस्ट जारी होने के बाद अपने अपने बूथ पर चेक कर ले कि कोई फर्जी मतदाता तो नहीं जुड़ गया है। अगर ऐसा है तो उसके खिलाफ आपत्ति दर्ज करवाएं और नाम कटवाएं। खासकर बांग्लादेशी और रोहिंग्या पर नजर रखें। इस बीच सीएम योगी ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में युवा सहकार सम्मेलन और यूपी कोऑपरेटिव एक्सपो 2025 का शुभारंभ किया। यूपी कोऑपरेटिव एक्सपो 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलेगा। एक्सपो में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े विभिन्न संस्थानों के स्टॉल लगाए गए हैं। इससे पहले यूपी भाजपा मुख्यालय में शनिवार को अहम बैठक हुई थी। सीएम योगी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी सत्र को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के काम पर नाराजगी जाहिर की थी। योगी ने पार्टी के निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की मौजूदगी में कहा था कि सपा के कार्यकर्ता सत्र को लेकर काफी सक्रिय है। उनके लोग अपने मतदाताओं के नाम जुड़वा रहे हैं, हमारे मतदाताओं के नाम पर आपत्तियां दर्ज कर रहे हैं, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता सत्र को लेकर जमीन पर काम नहीं कर रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने कोलकाता में कहा कि संघ को बीजेपी के लेंस से देखने की कोशिश न करें। संघ सिर्फ एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। संघ को समझना है तो संघ को ही देखना पड़ता है। भागवत ने कहा कि बहुत से लोगों की प्रवृत्ति रहती है कि संघ को बीजेपी के चश्मे से समझना, यह बहुत बड़ी गलती होगी। संघ को देखकर नहीं समझ सकते, उसे अनुभव करना पड़ेगा। भागवत का यह बयान तब आया है जब जर्मनी में राहुल गांधी ने उन्हें लेकर कहा था, आरएसएस चीफ खुले तौर पर कह रहे हैं कि सच नहीं, ताकत महत्वपूर्ण है। संघ के 100 साल पूरे होने पर कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में संवाद कार्यक्रम हो रहे हैं। भागवत ने कोलकाता के इवेंट में हिंदुओं, राजनीति और संघ के कामों पर बात रखी। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शनिवार को रक्षा मंत्रालय में पोस्टेड आर्मी अफसर को रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। उत्पादन विभाग में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा पर बेंगलुरु की एक कंपनी से 3 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। सीबीआई ने शर्मा के घर से ₹2.36 करोड़ रुपए भी जब्त किए हैं। सीबीआई ने शर्मा की पत्नी कर्नल काजल बाली के खिलाफ भी मामला दर्ज किया। तलाशी के दौरान काजल के घर से 10 लाख रुपए बरामद किए हैं। काजल डिवीजन कोऑर्डिनेट्स यूनिट (डीओयू) श्रीगंगानगर,
राजस्थान में कमांडिंग ऑफिसर है। इस मामले में बिचौलिया विनोद कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों 23 दिसंबर तक सीबीआई की हिरासत में रहेंगे। यह मामला 19 दिसंबर को मिली सूचना के आधार पर दर्ज किया गया। सीबीआई के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल पर रक्षा उत्पादों के निर्माण और निर्यात से जुड़ी प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप है। न्यूज एजेंसी एनी ने रक्षा मंत्रालय के सीनियर अधिकारियों के हवाले से कहा कि यह कार्रवाई भारत सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत की गई है। सेना के अधिकारी की गिरफ्तारी से यह पता चलता है कि सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए हर संभव प्रयास करती है। सीबीआई को बेंगलुरु की एक कंपनी से संभावित रिश्वत भुगतान के बारे में जानकारी मिली थी। राजीव यादव और रवजीत सिंह नाम के शख्स उस कंपनी के मामलों को देख रहे थे। दोनों शर्मा के साथ लगातार संपर्क में थे। दोनों कंपनी के लिए कई सरकारी विभागों और मंत्रालयों से अवैध फायदा हासिल करने की कोशिश में थे। पकड़े गए दूसरे आरोपी विनोद कुमार ने बेंगलुरु की इस कंपनी के कहने पर 18 दिसंबर को दीपक कुमार शर्मा को 3 लाख रुपए की रिश्वत दी। जांच एजेंसी का दावा है कि यह कंपनी दुबई की है और राजीव यादव और रवजीत सिंह भारत में इसका ऑपरेशन देखते थे। खबर मिलने पर जांच एजेंसी ने श्रीगंगानगर, बेंगलुरु, जम्मू सहित कई स्थानों पर तलाशी ली। दिल्ली में लेफ्टिनेंट कर्नल शर्मा के घर पर तलाशी के दौरान 3 लाख रुपए, 2.23 करोड़ रुपए नकद और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। भारत के मध्य और उत्तरी हिस्सों में कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे का दौर जारी है। मौसम विभाग ने रविवार को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत देश के 18 राज्यों में घने कोहरे के अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में सर्दी अपने चरम पर है। इस सर्दी सीजन पहली बार शनिवार को तापमान 3 डिग्री से नीचे पहुंच गया। शहडोल के कल्याणपुर में 2.8 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। राजधानी भोपाल में न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री दर्ज हुआ। भोपाल में लगातार एक हफ्ते से तापमान 7 डिग्री से कम है। यूपी और बिहार में कोल्डडे के हालात है। सर्द हवाओं ने ठिठुरन बया दी है। दिन और रात के सनी एक जैसी सर्दी पड़ रही है। ज्यादातर शहरों में धूप के दर्शन ही नहीं हो रहे हैं। ओस की बूंदे रिमझिम बारिश की तरह पड़ रही है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। यूपी में शिमला और नैनीताल से ज्यादा सर्दी है। रविवार सुबह बरेली, कानपुर समेत कई शहरों का तापमान 7 डिग्री या उससे कम रिकॉर्ड किया गया। कानपुर में सबसे कम 6.4 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। शिमला में शनिवार को तापमान 11 डिग्री और नैनीताल में 10 डिग्री रहा। कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में रविवार को बर्फबारी हुई। गुलमर्ग में करीब 2 इंच बर्फ जमी है। सोनमर्ग में सुबह से बर्फबारी जारी है। कश्मीर में 40 दिनों के भीषण सर्दी का दौर चिल्लईकला आज से शुरू हो गया है। चिल्लईकला हर साल 21 दिसंबर से 31 जनवरी तक रहता है। इस दौरान सबसे ज्यादा बर्फबारी होती है। भारत और शेख हसीना के विरोधी बांग्लादेशी नेता उस्मान हादी की हत्या के मामले में न्याय की मांग तेज हो गई है। इंकलाब मंच ने बांग्लादेश सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। इंकलाब मंच के सचिव अब्दुल्ला अल जाबेर ने कहा कि अगर सरकार आज शाम तक हादी की हत्या में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार नहीं करती तो शाहबाग चौराहे पर रविवार शाम से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया जाएगा। कल हादी के अंतिम संस्कार के बाद दोपहर 3 बजे शाहबाग चौराहे पर हुए रैली में यह अल्टीमेटम जारी किया गया। रैली में इंकलाब मंच ने करीब 2 घंटे तक इलाके को ब्लॉक रखा। जाबेर ने होम एडवाइजर लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त जहांगीर आलम चौधरी और मुख्य सलाहकार के विशेष सहायक खुदा बख्श चौधरी से 24 घंटे के अंदर इस्तीफा देने की मांग की। जाबेर ने सरकार के सामने 2 मुख्य मांगे रखी हैं, जिसमें पहली हादी की हत्या में शामिल सभी लोगों की गिरफ्तारी और दूसरी अवामी लीग से जुड़े कथित सिविल मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंटों की गिरफ्तारी है। गाजा में सीज फायर के बावजूद अंदरूनी संघर्ष जारी है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में 5 इजराइल समर्थित मिलिशिया ग्रुप सिविलियन फोर्स एक्टिव हो गए हैं। यह समूह गाजा के अलग अलग इलाकों में हमास के सदस्यों को टारगेट करके हत्याएं कर रहे हैं। ये गैंग इजराइल के कब्जे वाले पूर्वी गाजा में काम कर रहे हैं और हमास को सत्ता से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे ये अपना शासन बना सके। इजराइल इन्हें खुला समर्थन देता है। इस महीने की शुरुआत में पॉपुलर फोर्सेज के नेता यासर अबू शबाब की हत्या हो गई थी। इजराइल ने इस गुट को सबसे ज्यादा समर्थन दिया था। हमास ने उनकी मौत पर खुशी मनाई, मिठाइयां बांटी थी। अबू शबाब की मौत के बाद उनकी मिलिशिया कमजोर हुई। अब तक कई लड़ाके सरेंडर कर चुके हैं। इजराइल ने पहले कहा था कि अबू शबाब का गुट रफा में पुनर्निर्माण की सुरक्षा करेगा। नेतन्याहू ने जून 2025 में माना था कि वे इन समूहों को सक्रिय कर रहे हैं।